तो दिल्ली एम्स और आईसीएमआर ने देश के 13 बड़े अस्पतालों में सर्वे करके डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही को उजागर किया है। जांच में पाया गया है कि डॉक्टर अपनी पर्ची में आधी अधूरी जानकारी के साथ ही बेवजह के टेस्ट और दवाएं लिखकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। और यही नहीं, जांच में पाया गया है तकरीबन 10% डॉक्टर्स तो प्रिस्क्रिप्शन ही गलत लिख रहे हैं। आईसीएमआर का साफ कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही मरीजों का आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। इसीलिए आज हम इस रिपोर्ट का खुलकर विश्लेषण करेंगे, बहुत ही खास मेहमानों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों करते हैं। क्या वाकई में डॉक्टर साहब का पर्चा बेवजह बढ़ा रहा है मरीजों का खर्चा? पहले ये रिपोर्ट देखिए, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ होंगे, विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली एम्स और आईसीएमआर ने देश के 13 बड़े अस्पतालों का सर्वे किया, जिसमें डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आधे अधूरे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और जो दवाइयां लिखी जा रही हैं उनमें कुछ दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक बेवजह टेस्ट भी कराए जा रहे हैं जो मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईसीएमआर ने 7,800 प्रिस्क्रिप्शन का परीक्षण किया, जिसमें से 4,838 के परीक्षण में 2,667 यानी करीब 55.1% प्रिस्क्रिप्शन नियमों के अनुरूप पाए गए। लेकिन हैरानी तब हुई जब 4,838 में से 475 करीब 9.8% प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से गलत मिले। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वे में एक अन्य तथ्य ये भी रहा कि जब पूरी तरह से गलत 475 प्रिस्क्रिप्शन का विश्लेषण किया तो इनमें से कोई अमेरिका तो कोई यूके के दिशा निर्देशों पर आधारित था। इनमें से कोई भी भारतीय नियमों के अनुरूप नहीं था, जिसे आईसीएमआर ने ही कुछ साल पहले जारी किया। 475 में 64 प्रिस्क्रिप्शन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन के दिशा निर्देशों पर आधारित थे, जबकि 54 प्रिस्क्रिप्शन अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी, 24 प्रिस्क्रिप्शन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, 18 प्रिस्क्रिप्शन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के दिशा निर्देशों पर थे। इसके अलावा 198 प्रिस्क्रिप्शन अन्य विदेशी चिकित्सा संगठनों के निर्देशों पर आधारित थे। यहाँ दो बातें गौर की गई, जिनमें से एक पेंटोप्राजोल, रिबेप्राजोल, डोम्पेरिडोन और एंजाइम दवाएं सबसे ज्यादा मरीजों को लेने की सलाह दी गई, जबकि दूसरी बात यह कि ऊपरी श्वास नली संक्रमण यानी यूआरटीआई और उच्च रक्तचाप के रोगियों के प्रिस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा गलत पाए गए। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक 45% डॉक्टर्स के पर्चे में अधूरी जानकारी मिली। दवा की खुराक, उसे लेने की अवधि, कितनी बार सेवन करना है, उस दवा का फॉर्म्युलेशन, ये जरूरी जानकारी भी मरीज को नहीं दी गई। सभी अस्पतालों के सामुदायिक चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, प्रसूति रोग, बाल रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, ईएनटी और मनोचिकित्सा विभाग की ओपीडी में आने वाले रोगियों और उनके पास मिले डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन को सर्वे में शामिल किया। जिन अस्पतालों को सर्वे किया गया है उसमें दिल्ली एम्स, सफदरजंग अस्पताल, भोपाल एम्स, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, मुंबई के जीएसएमसी, ग्रेटर नोएडा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज, सीएमसी वेल्लोर, पीजीआई चंडीगढ़ और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पटना मुख्य तौर पर शामिल है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक जिन डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन का परीक्षण किया गया उन्हें लिखने वाले लगभग सभी डॉक्टर स्नातकोत्तर हैं और प्रैक्टिस करते 4 से 18 साल तक हो चुके हैं। इसके बावजूद डॉक्टर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर मरीजों को उठाना पड़ रहा है। बता दें कि साल 2019 में आईसीएमआर ने देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी निगरानी में अगस्त 2019 से अगस्त 2020 के बीच सर्वे किया गया, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। अमरीश पांडे, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। स्वागत करते हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा सर का, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, महानिदेशक हैं एएचपीआई, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी आपका भी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट IMA के। डॉक्टर शरद, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर मिश्रा, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। आपको चौंकाया सर इस रिपोर्ट में, या ये होता है? ये होता है। तो इसमें जो पॉजिटिव, इसका सकारात्मक अगर इसका पक्ष देखना है तो जैसे आपने भी कहा कि 10% जो प्रेस्क्रिप्शंस थे वो पूरी तौर से अनुचित पाए गए और उनको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। 90% को एक्सेप्ट किया गया, 55% बिल्कुल सही थे
लगभग वो यही नंबर था, कोई 45% का, जिसमें उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन उनको कहा कि एक्सेप्टेबल है। उसमें कोई, मान लीजिए, ड्यूरेशन नहीं लिखी, उसका अवधि नहीं लिखी कि कितने दिन दवाई लेनी है। बहुत बार क्या होता है दीपक जी कि डॉक्टर्स व्यस्तता के कारण बहुत सारी बातें पेशेंट को मूल जवानी बता देते हैं। और ये, हालांकि ये बात ठीक नहीं है, लिखना चाहिए कि उनकी कौन सी दवाई है, कितनी मात्रा में लेनी है, कितने अवधि के लिए लेनी है, और उसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी हम लोग, जैसे एक एमॉक्सिसिलिन की एंटीबायोटिक है, तो जब भी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ उसमें पेशेंट को बता देता हूँ, रोगी को, कि भाई इससे थोड़े से पतले मोशन हो सकते हैं, और अगर हो तो बताइएगा, फिर इसकी जगह कोई दूसरी दवाई दे देंगे। ठीक। तो ये भी हम लोगों के जिम्मेदारी होती है, और ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। थोड़ा गंभीर विषय है दवाइयों का सेवन, और उससे जुड़ी हुई जो त्रुटियां होती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण शोध किया है, और अपनी गलतियों को ही उजागर किया है इसमें। मैं, और इससे मैं समझता हूँ कि डिजिटाइजेशन से, कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन से इसमें अवश्य कमी आएगी। और बहुत बार क्या होता है, जो बहुत यंग डॉक्टर्स हैं, जैसे 4 साल की अवधि से लेकर 18 साल तक के लोगों का इसमें प्रिस्क्रिप्शन लिया गया, तो बहुत बार उनको दवाई का नाम याद रहता है, और उसकी डोज भी याद रहती है, लेकिन वो उसमें अवधि लिखना भूल जाते हैं। तो वो कई बार ओरली बता देते हैं पेशेंट को, लेकिन वो लिखा लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी जो दवाएं, जैसे एंजाइम्स हैं, अब एंजाइम्स की तो कोई डोज होती नहीं है। जैसे बीकोसूल का कैप्सूल है, बी कॉम्प्लेक्स का, उसकी भी कोई ऐसी मात्रा नहीं होती है। तो कई बार, और कुछ नॉन स्पेसिफिक दवाइयां हैं जो एंटीबायोटिक नहीं है, वो दर्द को ठीक करने की भी नहीं है, और दूसरी गंभीर रोगों के लिए, जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर, और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें भी त्रुटियां पाई गई। तो जी। ये तो विषय तो गंभीर है, और इस पे डॉक्टर्स को और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए, उसमें एब्सोल्युटली। प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए, हाँ। और सही प्रिस्क्रिप्शन क्या हो, उसको जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनको शुरू से अगर बता देंगे, तो उसका फिर ठीक एक है सर। आदत पड़ जाती है वो करने, सही ठीक। राइट सर। दिशा राइट में सर। जाने की। राइट सर। ऑल राइट, ये एक पर्सपेक्टिव है। डॉक्टर ज्ञानी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ये तो रहा कि साहब जो गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, आधी अधूरी की जानकारी वाला प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। यही सर्वे ये भी कह रहा है कि कुछ दवाओं को, जैसे सर ने भी कहा कि एंजाइम्स वगैरह, कुछ कुछ दवाओं को ज़्यादा दिया जा रहा है, और कुछ टेस्ट बेवजह के किए जा रहे हैं, और आईसीएमआर का स्टेटमेंट है कि इससे मरीज का आर्थिक नुकसान हो रहा है, उस पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। और ये दशकों से लगाया जाने वाला आरोप है कि डॉक्टर साहब जो है, उनके, कहा यह जाता है, ये आरोप है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन मैं सिर्फ आरोपों के लिहाज से कह रहा हूँ कि साहब बहुत सारे लैब्स के साथ टाई अप होता है, दुनिया भर के दूसरे तरह के टाई अप्स होते हैं, तो इसलिए कुछ ब्रांडेड दवाओं के साथ जो है सांठगांठ होती है, तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर दवाएं और टेस्ट लिखे जाते हैं। उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें सर, कुछ ना कुछ पुष्टि होती हुई नजर आ रही है डॉक्टर ज्ञानी। देखिए, डॉक्टर मिश्रा ने आपको काफी कुछ विस्तार से बताया है कि ये क्यों हो रहा है। मैं अपने जो एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैंने एनएबीएच का गठन किया था हमारे देश में, तो अगर आप एनएबीएच का स्टैंडर्ड देखेंगे तो उसमें 2 चैप्टर हैं, जिसको एक तो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, और दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है मेडिकेशन एरर्स के ऊपर। दैट मीन्स ये हम मान के चलते हैं कि पूरे दुनिया में मेडिकेशन एरर्स स्वाभाविक तौर से कह लीजिए या किसी तरह से होती हैं। अब इस चैप्टर में हमने ये बताया गया है कि ये मेडिकेशन एरर हम कैसे कम करें। ठीक। लेकिन मुख्यतः जो मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि मेडिकेशन एरर्स होती हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब आपका सवाल जो है दूसरा, मैं क्विकली सर इसी में जोड़ दूं, 10% होती हैं सर? नहीं देखिए, अब ये प्रतिशत तो देखिए बहुत सारे सर्वे हुए हैं। अब इस सर्वे में देखिए, ये सर्वे मुख्यतः मैं देख रहा हूं कि पब्लिक हॉस्पिटल में हुआ है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट में कुछ अब पब्लिक कम हुआ हॉस्पिटल्स में हो। तो क्योंकि सर्वे हुआ है सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अगर सर्वे हो जाए तो पता नहीं क्या उससे निकलेगा, आई डोंट नो, देखिए, बट सर्वे ही वहां हुआ है प्राइवेट तो में वहीं भी से बात आ रही है जी। प्राइवेट में भी बहुत अलग-अलग तरह के अस्पताल हैं। हाँ हाँ। क्वाटरनरी केयर है, टर्शियरी केयर है, सेकेंडरी केयर है, गाँव में चलने वाले अस्पताल हैं। हर जगह हर एक समस्याएँ अलग-अलग होंगी। हम्म। आपका जो सवाल था कि हम ज़्यादा टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, हम्म इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो चुका है, आपके चैनल के ऊपर भी हो चुका है। हम्म और मेरा ये मानना है कि कई बार हम लोग जो है जिसको हम डिफेंसिव मेडिसिन कहते हैं, हम्म हमें वो यूज़ करनी पड़ती है डॉक्टर को टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि भाई ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहता है। हम्म और दूसरा ये कह लीजिए कि उसकी ट्रेनिंग उतनी परिपक्व नहीं है, वो यंग है या कितना भी उसको परिपक्व नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं ये भी टेस्ट करा लूँ जिससे मरीज़ का डायग्नोसिस पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाए। हम्म और दूसरा जो आजकल ये मेडिकेशन लॉ जो आ गए हैं हमारे पिक्चर में तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा एक डर लगा रहता है हम्म कि अगर कोई ऊँच-नीच हो जाए, तो मेरे ऊपर एक आक्षेप आ सकता है। तो उसको बचने के लिए भी हम लोग सोचते हैं कि 1-2 टेस्ट करा लिए जाएँ। हम्म लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को नहीं लें, हम्म क्योंकि एक इसका पहलू ऑफ कोर्स जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूँ इकोनॉमिक्स के साथ। हम्म हमारे अस्पतालों के ऊपर इस समय इतना बड़ा प्रेशर है। हम्म अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस अभी चल रहा है इस समय, उसका अंदाज़ा वो क्या नतीजा होगा हमें पता नहीं है, हम्म कि अगर हम सारे मेडिकल प्रोसीजर के रेट फिक्स कर दिए जाएँ और अगर फिक्स नहीं होते तो सारों को सीजीएचएस रेट्स पे इलाज मुहैया कराया जाए। हम्म अब ये सबको पता है कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो हमारे हॉस्पिटल फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाएँगे। हम्म और धीरे-धीरे क्या हो रहा है, मरीज़ हमारे पास ज़्यादातर स्कीम से आ रहे हैं, आयुष्मान भारत से आ रहे हैं, सीजीएचएस से आ रहे हैं। ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत हमारा जो मार्जिन निकलता है अस्पतालों का, वो डायग्नोसिस से ही निकलता है। हम्म एक पहले 2 दिन में मरीज़ का डायग्नोसिस टेस्ट जो होते हैं और उससे थोड़ा उसी बहुत समय जितना खर्चा ज्यादा निकलता वसूली हो है, जाए हो जाए। लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि हम जानबूझ के करते हैं, लेकिन ये सब डिफेंसिव मेडिसिन हो रहा है, जस्ट टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। ऑल राइट, मैं फटाफट से डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आना चाहूँगा सर। सवाल घूम फिर कर वही है सर, और इस बार कमाल की बात यह है, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने कहा, डॉक्टर ज्ञानी ने भी कहा, कि इस बार आवाज़ भीतर से आई है। इस बार कोई मेरे जैसा कोई पत्रकार कोई आक्षेप नहीं लगा रहा है, इस बार कोई मरीज़ या उसका कोई तीमारदार आरोप नहीं लगा रहा है। इस बार आप लोगों की ही फ्रेटर्निटी, देश के बहुत बड़े प्रबुद्ध और बहुत ही शानदार संस्थान, ये उनके ऑब्जर्वेशंस हैं सर, और वो कह रहे हैं कि जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है। आप स्वीकारोक्ति देंगे सर, आप स्वीकार करेंगे कि ये ठीक नहीं चल रहा है? दीपक जी, जी। दो चार चीजें हैं। जी। एक तो ये जो सर्वे है, इसकी क्या पद्धति थी, ये किसने करा, टीम कौन थी, क्या उस टीम के अंदर क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट थे जो कि इस बात के लिए उचित है बताने के लिए कौन सी दवाई लिखी गई, कौन सी नहीं लिखी गई। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2-3 स्पेशलिटी के डॉक्टर ये बता सकते हैं कि सारी स्पेशलिटी में कौन सी दवाई चल रही है? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सर्वे की जब तक डिटेल रिपोर्ट हमारे को ना पता हो, हम इसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। फौरी तौर पे जो आप कह रहे हैं, देखिए आईसीएमआर कोई रेगुलेट नहीं करती है मेडिकल प्रोफेशन को इंडिया में। आईसीएमआर का काम है रिसर्च, एनएमसी रेगुलेट करती है डॉक्टर प्रोफेशन को। दूसरी बात जो कहा गया कि पर्चे गलत थे, तो गलत तो आप तभी कहेंगे ना जब आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो कि ये वाले सही पर्चे हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है कि इस बीमारी में ये वाला पर्चा लिखा जाएगा, उस बीमारी में ये पर्चा लिखा जाएगा। इसीलिए मेडिकल प्रोफेशन में क्लिनिकल नॉलेज डिफर करती है डॉक्टर से डॉक्टर। एक डॉक्टर की प्रैक्टिस बहुत चलती है, दूसरे डॉक्टर की प्रैक्टिस उतनी नहीं चलती है, जो कि पढ़ाई दोनों ने बराबर करी हुई है, दोनों का स्पेशलाइजेशन सेम है। इट डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल जजमेंट एंड क्लिनिकल एबिलिटी। तो इसको हम इस तरह से 2-3-4 सर्वे करके उनमें नहीं बांध सकते सर, क्योंकि हर एक डॉक्टर का क्लिनिकल जजमेंट डिफरेंट होता है और वो होलिस्टिक अप्रोच से मरीज को दवाइयां लिखता है। तो ना तो कोई आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रोटोटाइप प्रिस्क्रिप्शन है हर डिसीज का जिससे उन्होंने आईसीएमआर या जिसने भी सर्वे करा है उन्होंने डेविएशन पाया हो। तो पहली बात तो डेविएशन किस चीज का है। दूसरा चीज आपकी रिपोर्ट में बताया गया पेंटोप्राजोल, ये सारे एंटासिड्स हैं।
आपको ही पता होगा हमारे देश में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि मुझे दवाई से जलन मचती है, ठीक। मैं गर्म दवाई नहीं ले सकता। तो डॉक्टर के सामने जब मरीज ये वाली बात कहता है तो ये मजबूरी हो जाती है उसको साथ में एक एंटासिड देना, जिससे कि उस दवाई के लिए वो उस दवाई को सहन करने के लिए वो एंटासिड ले। जैसे आपका एटीडी देख लीजिए, एटीडी में ऑफिशियली तो आपको एटीडी देनी चाहिए ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, बट इनवेरिएबली क्योंकि उनसे गैस्ट्राइटिस होती है तो आपको पेंटाप्राजोल देना पड़ता है। ये इनवेरिएबली देना पड़ता है हमें। तो मैं पहली बात तो इस रिपोर्ट से 100% एग्री नहीं करता। दूसरी बात, डॉक्टर्स और आईएमए रेगुलरली कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है, जिसमें हमें डॉक्टर्स को सही दवाई या सही प्रेस्क्रिप्शन या सही इलाज के बारे में बताते हैं। आप ही के माध्यम से आपको पता होगा लास्ट ईयर हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस पे पूरा मुहिम चलाया। पूरे देश में हम मुहिम अभी भी चला रहे हैं कि हमें एंटीबायोटिक जुडिशियसली लिखनी चाहिए। तो हम ठीक है लोग सर। अपनी जिम्मेदारी से देखिए ठीक है सर, जहां तक मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, मैं ये सर, आपने भी बात रखी। नहीं, मैं मेरा आप ही से सवाल है सर, मेरा आप ही से सवाल है, क्योंकि आप जिस लाइन पे कह रहे हैं मैं उसी लाइन पे मैं भी कह रहा हूं। इसमें खुद इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि स्टडी वाज नॉट विदाउट लिमिटेशंस, इसमें साफ लिखा हुआ है। और इसमें ये कैसे इसमें अनएक्सेप्टेबल डेविएशन कह रहे हैं ये। अब ये अनएक्सेप्टेबल डेविएशन जो कह रहे हैं वही 2019-20 में सर ये टास्क फोर्स बनी थी, ये उस समय के हैं। ये टास्क फोर्स जिसमें बनी थी उसमें दिल्ली एम्स के डॉक्टर है और आईसीएमआर के लोग हैं सर। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसी इंडिपेंडेंट संस्था ने अपने से हवा में इस पे वो कर दिया। इतने बड़े दो संस्थानों के इतने जिम्मेदार लोग हैं, आप ही के जैसे लोग होंगे सर उसमें, तो आप उनके जजमेंट पर ये जो सवाल उठा रहे हैं। जी जजमेंट पे सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि डेविएशन जो वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वेयर इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड जिससे डेविएशन हुआ है। देयर इज नो स्टैंडर्ड आज की तारीख में। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि ज्यादातर सर्वे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुए हैं। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके जरा सर्वे कीजिए, एक एक डॉक्टर पे कितने सारे पेशेंट होते हैं। क्या उतने कम समय में अगर एक डॉक्टर एक ओपीडी में 4 घंटे में 200 मरीज देख रहा है, क्या ये पॉसिबल है हर एक के लिए कि सब चीज लिखना उसके लिए? कम से कम हम जब कोई चीज की बात कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर पूरी होलिस्टिक चीज लेनी चाहिए कि मरीज कितने सारे हैं, डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर की कितनी कमी है, क्यों नहीं सरकार उन डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रही है। एक डॉक्टर सारी चीजें नहीं कर सकता, इतने सारे मरीजों को नहीं दे सकता। तीसरी बात, आपने कहा टेस्ट ज्यादा लिख रहे हैं। सर, टेस्ट ज्यादा और कम का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। डॉक्टर्स को हेडेक के अंदर, सिंपल हेडेक में अगर उसने एमआरआई नहीं कराया और बाय चांस गॉड फॉरबिड समथिंग कोई बड़ी चीज निकल गई, तो उसको कोर्ट में सू कर देते हैं कि आपने जांच नहीं कराई। जब सीपीए में डॉक्टर्स को लाया गया तो डॉक्टर की जो ऑटोनॉमी थी उसे खत्म करा गया। क्यों आपने हमें सीपीए में लाए? पहले सीपीए से पहले कोई डॉक्टर इतने जांच नहीं लिखता था। अब जांच लिखना हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि अगर हम जांच नहीं लिखेंगे और गॉड फॉरबिड कुछ और निकल आता है उसे, तो वो सू कर देगा कि डॉक्टर ने प्रॉपर जांच नहीं कराई। नहीं, बात तो सही है सर, आपकी बात तो सही है सर, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं। लेकिन ये इस तरह की बातें आती है सर। अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूं सर, लेकिन हमें कई बार इस तरह के पर्चे दिखते हैं, और ये आप सही कह रहे हैं कि ये सरकारी अस्पताल में हुआ है, वो भी टर्शियरी केयर अस्पतालों में ज्यादा हुआ है। लेकिन सर यही आईसीएमआर थी ना कोविड में, हाँ, रोज ट्रीटमेंट चेंज कर रही थी। हाँ, यही आईसीएमआर थी ना, रोज रिजीम चेंज कर रही थी। नहीं तो आप नहीं सर, आपको आईसीएमआर से दिक्कत है, या डॉक्टर्स पर इस तरह के परिधि में उनको निगरानी में लाने पर सवाल है आपका? मेरे को सर सवाल इस बात पे है कि इस स्टडी का प्रोसीजर क्या था, इस स्टडी में कौन लोग इन्वॉल्व थे। सर, आप तो इतनी बड़ी जिम्मेदार संस्था आईएमए के आप पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, आप जरूर इस टीम से संपर्क करें, और आपका बिल्कुल वो अधिकार है। लेकिन मैं डॉक्टर मिश्रा के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा, जो सर कह रहे हैं, जो मिस्टर अग्रवाल कह रहे हैं, डॉक्टर अग्रवाल जो कह रहे हैं कि साहब ये तो एक ऑटोनॉमी भी होती है डॉक्टर की, और डॉक्टर के ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं। क्या डॉक्टर के ऊपर दबाव इस बात की इजाजत देता है कि वो लापरवाही में या तो पर्चा लिख दे, या एक्स्ट्रा दवाएं लिख दे, या जैसे हम पढ़ पा रहा हूं मैं, एंटीबायोटिक्स के साथ बी कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसको रिमीप्रोजोन दे दिया, ओमिप्रोजोन दे दिया, पेन किलर दे दिया, डोज, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी कहीं लिखी नहीं है? क्या सर ये कोई वो दबाव इस बात की इजाजत देता है कि किसी मरीज को इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन दे दिए जाएं? सर, आप अनम्यूट हो जाएं। तो इसमें बेसिकली हमको ये इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए जी कि
प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड एरर्स बहुत होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, डॉक्टर शरद भी एग्री करेंगे इस बात से। उसके क्या कारण है ये बताए गए हैं इसमें, या उतने विस्तार से बताए गए नहीं, क्योंकि इसकी ये शोध हुआ है, ये पब्लिश हुआ है आईसीएमआर के जर्नल में। तो इस पे वो संदेह करना, हर स्टडी में, हर शोध में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, सीमाएं होती हैं। इसमें भी हैं वो सीमाएं, जैसे किस लेवल के डॉक्टर्स ने डोज गलत लिखी अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, या ड्यूरेशन नहीं लिखी, तो प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड। और जैसे डॉक्टर ज्ञानी ने भी कहा कि मेडिकल एरर्स एक जाना पहचाना एरिया है शोध के लिए, और उसको कैसे कम से कम किया जाए, इस शोध का मेरे ख्याल से जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि इनको कैसे कम किया जाए, और ये स्वतः सेल्फ ऑडिट किया नहीं, लेकिन सर डॉक्टर अग्रवाल ने एक बड़ा सवाल उठाया, बड़ा वाजिब सवाल उठाया, वो ये कि पहले आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स तो हों जिनके आधार पर आप ये माप रहे हैं। दीपक इसमें स्टैंडर्ड्स उन्होंने कुछ बनाए थे, जो जिसको अब कितना पब्लिसाइज किया गया, कितना लोगों को उसके बारे में पता है, यही वो कह रहे हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी वो उसको नहीं लोगों ने फॉलो किया। करेक्ट सर कहां तक पहुंची है, कितना? नहीं, करेक्ट सर। डॉक्टर मिश्रा, आई एम सॉरी, मैं फटाफट से डॉक्टर अग्रवाल के पास आ रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल, एक इसका पहलू ये भी है, जैसा सर बता रहे हैं कि ये टीम कह रही है कि साहब भारतीय नियमों के अनुरूप पर्चे नहीं है। अब वो ये लिख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि नियम रहे होंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि 475 में से, अच्छा भारतीय नियम नहीं मालूम है डॉक्टर्स को, बाकी दुनिया के सारे नियम मालूम है। 475 में 64 पर्चे जो हैं वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन के दिशा निर्देशों पर आधारित है, यानी कि वहां के नियम मालूम है। 54 जो है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी के हैं। 24 जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से रिलेटेड हैं। 18 अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। 198 जो हैं वो दूसरे विदेशी चिकित्सा संगठनों के निर्देशों पर हैं। यानी कि पूरी दुनिया के नियम कायदे सबको मालूम है, सारे डॉक्टर्स को मालूम है, अपने भारत के नियम कायदे नहीं मालूम। दीपक जी, मैं फिर आपको एक बार करेक्ट करूंगा, कोई ऐसा नियम नहीं है आज की तारीख में। आप अपनी टीम को लगाइए इस काम पे, ठीक है सर। पता करें कि क्या प्रेस्क्रिप्शन, किस डिसीज में कौन सा प्रेस्क्रिप्शन ले। पहली बात तो नियम नहीं, और जो ये नियम की बात कर रहे हैं ना, ये वो नियम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं रिकमेंडेशन। आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा रिसर्च कहाँ होती है पिछले 20 सालों में? इंडिया में कितनी रिसर्च होती है और अमेरिका में कितनी रिसर्च? सर, जितना एडवांसमेंट होता है डिसीजेस का, वो बाहर की कंट्रीज में ज्यादा होता है। बेस्ड ऑन दैट अगर उस पद्धति को अपनाया है तो उसमें क्या बुराई है? उसमें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर किसी का गलत ट्रीटमेंट हो रहा है वो गलत है। मैं आपकी एक बात का अप्रिशिएट करूंगा, जो इसमें एक चीज जो आपने जिक्र नहीं करा वो है प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग। लैंग्वेज है, राइटिंग है, वो एलिजिबल नहीं है। वो इसका एक पॉइंट ये भी है जो आपने जिक्र नहीं करा, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि यस, इस पे बहुत काम पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले 2 दशकों से प्राइवेट में तो हो रहा है। जैसा अभी डॉक्टर ज्ञानी ने बताया था कि प्राइवेट में लोगों ने सॉफ्टवेयर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि आपको जो प्रेस्क्रिप्शन मिलता है वो टाइप्ड मिलता है, कैपिटल लेटर्स में मिलता है, सो दैट यू कैन सी कि क्या दवाई लिखी है। बट सरकारी में अगेन मैं कहूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, एक डॉक्टर पे इतने सारे मरीज होते हैं, पॉसिबल नहीं होता उनके लिए काम करना। आप जाके देखिए सर, इन डॉक्टर्स पे शक मत करिए, यही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने आपको कोविड में वर्ल्ड में सबसे बढ़िया मैनेजमेंट करके दिखाया। ये हिंदुस्तान में एक फैशन बनता जा रहा है कि डॉक्टर्स के खिलाफ कोई ना कोई चीज ऐसी निकाल के डाल दो जिससे कि जो ट्रस्ट है वो नहीं सर। देखिए, ये तो WHO की, सर इस पे तो देखिए WHO की भी रिपोर्ट कहती है सर कि दुनिया भर में 50% से ज्यादा पर्चे जो हैं वो नियमों के मुताबिक नहीं लिखे जाते। तो ये तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसा डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं कि भाई कम से कम भारत में कम से कम ये चलन शुरू तो हुआ, कम से कम एक आधार तो बन रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए। ये कम से कम एनालिसिस तो होना शुरू हुआ। ये प्रिस्क्रिप्शन डेटाबेस जब बनेगा, मैं डॉक्टर ज्ञानी के पास आ रहा हूं सर। डॉक्टर ज्ञानी, एक सेकंड मुझे दीपक एक बात करने दीजिए। जी बोलिए। प्रेस्क्रिप्शन एरर जो हम कह रहे हैं, प्रेस्क्रिप्शन एरर डजंट मीन कि दवाई गलत लिखी हुई है। प्रेस्क्रिप्शन एरर इज कि आपने डोज गलत लिख दी है, आपने मेडिसिन का जो स्ट्रेंथ है वो गलत लिख दी है, या आपने उसको किसी और उसमें लिख दिया। इट डजंट मीन
कि जो दवाई दे रहे हैं वो मरीज को गलत दे दी। नहीं दवाई, इसमें इस रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है सर। इस रिपोर्ट में जहां तक मेरे को लग रहा है इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि गलत दवा दे दी, बट कॉम्बिनेशन। यही मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ, यही मैं करेक्ट करना हाँ बिल्कुल। और इसमें यह है कि कुछ अननेसेसरी दवाइयां दे दी गई हैं, कुछ अननेसेसरी टेस्ट लिख दिए गए हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन है, अब देखिए, अब प्रिस्क्रिप्शन डेटाबेस तो होना ही चाहिए देश में सर। आप इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कम से कम कहीं से शुरुआत तो हुई है, उसके बाद एनालाइज किया जाएगा, कम से कम एनालिसिस हो, एनालिसिस के बाद एक्शन भी हो। डॉक्टर ज्ञानी, कम से कम एक शुरुआत तो हुई। देखिए, एक बात तो बड़ी कॉमन निकल के आई है कि यस, थोड़ी बहुत इस तरह की एरर्स होती है, ये दुनिया में होती हैं। दूसरा, जो दोनों हमारे विशेषज्ञ आपको कह रहे हैं कि वर्कलोड इतना ज़्यादा है और इस तरह का वेरिएशन होना थोड़ा स्वाभाविक है। इसके लिए 2-3 चीज़ें बताई गई हैं जो हमें फॉलो करनी है। जैसे मिश्रा जी आपको बता रहे थे कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनी थी। मुझे याद है कि इवन 2010 में 20 स्टैंडर्ड गाइडलाइन बना के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में डाली गई थी। अब उनको अपग्रेडेशन भी होता रहता है। उनको ये गाइडलाइंस है, नियम मत कहिए इसको आप, गाइडलाइंस है जिनको कि डॉक्टर्स को हम कई बार पहुंचा नहीं पाते थे टियर 3 टाउन्स में। तो एक तो हमें उसका प्रचार करना है, दूसरा ये है कि हमें रेगुलर ट्रेनिंग करते रहनी है सभी डॉक्टर्स की ऑन दी वेरियस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। नंबर 3 जो है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन हमें करना है और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का एक पद्धति लॉन्च करनी चाहिए हमें, कि हमें किसी संस्था द्वारा प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट आपस में ही करते रहे लोग। एक ही अस्पताल में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करता रहे। और तीसरी चीज है कि डबल चेक सिस्टम एक कई जगह फॉलो होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा है, अदरवाइज एक डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट देखता है। उससे काफी हद तक ये चीजें समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। ऑलरेडी इस तरह की पद्धति शुरू हो गई है। बिल्कुल सर, तो ये 2019 की जो रिपोर्ट है उसके बाद काफी कुछ सुधार हुआ है। और इसलिए हम फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट एजुकेशन एंड एंगेजमेंट की भी एक पद्धति हम शुरू कर रहे हैं कि पेशेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन ट्रीटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो वो चीज भी हम ला रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, और फाइनली मैं कहूंगा टेक्नोलॉजी में आजकल एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आया है। ठीक, उसके थ्रू यंग डॉक्टर्स अपने पहले उसको रेफर करते हैं, वहां देखते हैं कि क्या आ रहा है, उसके हिसाब से अपना वो जजमेंट लगाते हैं। तो तमाम चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से ये मेडिकेशन एरर्स आप मान के चलिए कि कम होती चली जाएंगी इन टाइम टू कम। राइट सर। और देखिए, ये शुरुआत है, जैसा हमने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन डेटाबेस की यहाँ पर बात हो रही है, उसका एनालिसिस हो, उसके बाद फिर उस पर एक्शन वगैरह हो ये। और साथ ही साथ में ये भी मैं कुछ लोगों के, कुछ बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके मैं रिएक्शंस भी पढ़ रहा था। उनका भी ये कहना है कि भाई इस तरह की जो स्टडीज़ आती हैं उनको सीरियसली लेकर जो डॉक्टर्स हैं उनको सलाह देनी चाहिए, उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए और फिर री ऑडिट भी होना चाहिए कि कहीं ये आदतन तो नहीं है, या फिर जो भी, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत बोझ होता है, उस बोझ को भी कंसीडर किया जाए। जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको कंसीडर किया जाए, लेकिन पर्चे पर जो बात लिखी जा रही है वो मरीज के हित में हो और मरीज के पॉकेट के भी हित में हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये ओपीडी के मसले हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आईसीयू पेशेंट्स हैं, इंडोर पेशेंट्स इसमें आएंगे। अभी उस तरह के मरीज अभी नहीं आए हैं जिनको पॉलिसी के आधार पर दवाइयां दी जाती हैं। बात कुछ और शायद कुछ वहाँ पर निकल कर आए, लेकिन बहरहाल एक शुरुआत हुई है। अपने अपने रिजर्वेशन सबके हैं, लेकिन एक कॉमन जो आइडिया होना चाहिए वो मरीज़ का हित हुई होना चाहिए। अब फटाफट से हम आप लोगों से विदा लें, डॉक्टर साहब तीनों से, लेकिन उससे पहले आज हमने जनता से एक सवाल पूछा था, हम ज़रा उनके मन की राय भी जान लें कि उन्हें क्या लगता है। हमने सीधा सीधा सवाल पूछा था कि क्या एक आम आदमी को लगता है कि डॉक्टर साहब जब पर्चा लिखते हैं तो उसमें बेवजह की दवाएं लिख देते हैं या एक्स्ट्रा टेस्ट लिख देते हैं? और देखिए आप, ये कॉमन धारणा है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। डॉक्टर साहब इस बात को लेकर खुश तो नहीं होंगे, लेकिन वस्तु स्थिति यही है टीवी स्क्रीन पर। हाँ, लोग जो हैं कह रहे हैं वो लगभग 91% से ज़्यादा लोग हैं, 91.4% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जो डॉक्टर साहब ने जो दवाएं लिखी हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा लिखी हैं और टेस्ट भी ज़्यादा लिखे हैं। और ना कहने वाले सिर्फ 8.5% लोग हैं। तो ये हैं लोगों की राय जो हमने पोल के रूप में कराया था। साथ ही साथ अब ज़रा ये भी देख लेते हैं कि लोग अपना रिएक्शंस किस तरह का देख रहे हैं। तो माधवन बिश्नोई साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया में ज़्यादातर डॉक्टर पेशेंट से बात तक नहीं करते, सीधे और दवाई लिख देते हैं। इनका अनुभव ये ज़रूर होगा, लेकिन
अगर ऐसा है तो ये तो ठीक नहीं है। पेशेंट से बात तो होती है जहाँ तक मेरा अनुभव है, लेकिन हो सकता है कुछ हालात, कुछ एक्सपीरियंसेस इनके भी रहे हों। लेकिन ये रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। किशोर पटेल साहब हैं 1781, ये लिख रहे हैं कि यस, खासकर प्राइवेट डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा लिखते हैं और कोई ख़ास रिजल्ट भी नहीं मिलता। ये सिर्फ हम जो लोगों की राय है वो आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा विकास मारवा जी हैं जो कह रहे हैं कि उनको भी कुछ इसी तरह के अनुभव हुए हैं। तो ये है लोगों की राय और पोल का रिजल्ट। और जैसा मैंने कहा कि ये जो पूरा सर्वे है, 1 साल का सर्वे था, 13 सेंटर्स में किया गया, 4 जोन थे इसमें और टर्शरी हॉस्पिटल्स थे। लेकिन उम्मीद हम कर रहे हैं कि बड़े लेवल पर बात निकल कर सामने आए, ताकि जो उसके जुड़े हुए जो चिंताएं भी हैं डॉक्टर्स के दूसरे तबके की, वो दूर हों और मरीज के हित में बात उभर कर सामने आए। थैंक यू सो मच आप तीनों का। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए आपका। डॉक्टर MC मिश्रा, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी।